नमस्ते। जैसा कि हम सभी जानते हैं, अरविंद केजरीवाल की दिल्ली गवर्नमेंट और सेंटर के बीच तकरार बहुत समय से चल रहा है। ऑलमोस्ट तब से जब केजरीवाल फरवरी 2015 में दूसरी बार सीएम बने थे। इस विवाद ने कई ट्विस्ट एंड टर्न्स लिए हैं, डिफरेंट कोर्ट्स ने डिफरेंट वर्डिक्ट्स दिए हैं और अपेक्स कोर्ट ने इस साल 11 मई को अपना फैसला दिल्ली गवर्नमेंट के फेवर में दिया था, जिसके बाद सेंटर ने एक ऑर्डिनेंस जारी किया जिससे यह कोशिश की गई है कि कोर्ट का वर्डिक्ट मोर और लेस इररेलेवेंट हो जाए। इसे समझने के लिए हम 5 बेसिक क्वेश्चंस पर रोशनी डालेंगे। पहला, दिल्ली के सीएम आखिर चाहते क्या हैं और उन्हें कौन सी पावर्स मिल जाएं और क्यों। दूसरा, सेंटर दिल्ली गवर्नमेंट के साथ ऐसा व्यवहार क्यों करती है। तीसरा, यह सिर्फ दिल्ली में ही क्यों हो रहा है। फोर्थ, गवर्नर का रोल क्या होता है और क्या वह एक्चुअली में चुनी हुई सरकार के गवर्नेंस में इंटरफेयर कर सकते हैं। और आखिरी, क्या सेंटर सचमुच कोई ऑर्डिनेंस और बाद में लॉ इनैक्ट कर सकती है जिससे कोर्ट के वर्डिक्ट को ओवरटर्न किया जा सके। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आइए इसे ब्रॉडर व्यू पॉइंट से समझें। कई रीजंस के चलते यह एक इम्पॉर्टेंट इशू है। इसके कई रीजंस शायद पॉलिटिकल हैं। अरविंद केजरीवाल सेंटर को लगातार चैलेंज देते आए हैं और दिल्ली में उनकी पॉपुलैरिटी पिछले कुछ सालों से इतनी ज़्यादा हो गई है कि उन्हें अनसीट करना अब काफ़ी मुश्किल लगता है किसी भी पार्टी के लिए, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी। उनकी पंजाब में फरवरी लास्ट ईयर में जो लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई उसमें उनकी पार्टी को 117 सीटों में से 92 सीट्स मिली। उससे उनकी सक्सेस और पॉपुलैरिटी नेशन वाइड और भी बढ़ गई है। तो आइए इन 5 सवालों के जवाब जानते हैं। फर्स्ट, केजरीवाल क्या पावर चाहते हैं जो दूसरे सीएम्स के पास है। असल में दिल्ली सीएम दिल्ली गवर्नमेंट से जुड़े सिविल सर्वेंट्स के खिलाफ एक्शन लेने की अथॉरिटी चाहते हैं जो हर स्टेट गवर्नमेंट के पास होती है। इसके पीछे आइडिया बहुत सिंपल है। किसी भी गवर्नमेंट की पॉलिसी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स बनाते हैं लेकिन उनको एग्जीक्यूट ऑफिशियल्स करते हैं और ये ब्यूरोक्रेट्स चुने हुए लीडर्स के ऑर्डर्स को सुनते हैं सिर्फ इसलिए कि सरकार के पास उन्हें ट्रांसफ़र करने की और दूसरे स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने की अथॉरिटी होती है। और जब आप चुनी हुई सरकार से ये अथॉरिटी स्नैच कर लेंगे तो उनकी अथॉरिटी स्वाभाविक रूप से कम हो जाती है। सेकंड, सेंटर दिल्ली गवर्नमेंट के खिलाफ ऐसा सब क्यों कर रही है। देखिए, दिल्ली नेशनल कैपिटल है और सीट ऑफ पावर है। दिल्ली के असेंबली पोल्स को प्रेस्टीज पोल्स के रूप में देखा जाता है। 2015 में भाजपा को केवल 70 में से 3 सीट्स मिली थी। उस समय पार्टी को अपोजिशन लीडर्स की सीट भी नहीं मिली थी जिसके लिए कम से कम 10% सीट चाहिए। और 2020 के जो इलेक्शंस हुए उसमें उन्हें केवल 8 सीटें मिली, मतलब सिर्फ 11% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट्स। और आयरॉनिक बात यह है कि दिल्ली की पार्लियामेंट्री जो सीट्स हैं सातों की सातों वो बीजेपी जीतती है, लेकिन स्टेट पोल्स में उन्हें बड़ी हार मिलती है। तीसरा, ऐसा केवल दिल्ली में ही क्यों हो रहा है और किसी दूसरे स्टेट में नहीं हो रहा। देखिए, दिल्ली एक फुल स्टेट नहीं है लेकिन इसकी अपनी असेंबली और अपना चीफ मिनिस्टर है। एक और यूनियन टेरिटरी जो दिल्ली जैसा है वो है पुडुचेरी। जैसा इनके नाम से ही पता चलता है, यूनियन टेरिटरीज का कुछ कंट्रोल यूनियन यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है और सेंटर लेफ्टिनेंट गवर्नर के थ्रू अपना कंट्रोल मेंटेन करती है। फॉर एग्जांपल, दिल्ली में पुलिस और लैंड का कंट्रोल चीफ मिनिस्टर के पास नहीं बल्कि एलजी के पास होता है। ये दिल्ली गवर्नमेंट का यूनिक कैरेक्टर है जिसके कारण सेंट्रल गवर्नमेंट बाकी स्टेट से ज़्यादा इंटरफेरेंस कर सकती है। फोर्थ सवाल ये है कि स्टेट में गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर का क्या रोल होता है। क्या वो एक्चुअली में डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट के फंक्शनिंग में इंटरफेयर कर सकते हैं। देखिए, सच तो यह है कि दिल्ली अकेला ऐसा स्टेट नहीं है जहां सेंटर गवर्नर के थ्रू इंटरफेरेंस करता है। इनफैक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट ने दूसरी नॉन बीजेपी गवर्नमेंट्स में कई बार इंटरफेयर किया और वो इंटरफेरेंस जनरली गवर्नर के थ्रू ही हुआ है। यहाँ हम दिल्ली के अलावा 4 दूसरी स्टेट्स के एग्जाम्पल लेंगे। पहले पुडुचेरी की बात करते हैं। यह दिल्ली जैसा एक यूनियन टेरिटरी है जहां कांग्रेस के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर का एलजी के साथ 2019 में एक टकराव सामने आया था। उस समय के मुख्यमंत्री वी नारायण स्वामी ने तब के एलजी किरण बेदी के ऑफिस के बाहर धरना भी दिया था। तमिलनाडु की बात करते हैं। तमिलनाडु में गवर्नर आर एन रवि चीफ मिनिस्टर सीएम स्टालिन के साथ कई बार कंट्रोवर्सी में आ चुके हैं। इसके बाद सीएम स्टालिन ने जनवरी 23 में प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को इंटरवीन करने के लिए लेटर भी लिखा था। उसी तरह वेस्ट बंगाल की बात करते हैं। वेस्ट बंगाल की सीएम ममता बनर्जी एक और नॉन एनडीए लीडर जिनका गवर्नर जगदीप धनखड़ के साथ 3 साल तक एक्रीमोनियस रिलेशन था। ये 2022 में धनखड़ के वाइस प्रेसिडेंट बनने से पहले की बात है। सीएम ने गवर्नर को पोस्ट से हटाने की मांग भी करी थी। फोर्थ स्टेट केरला, वहाँ के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने सीपीएम की स्टेट गवर्नमेंट के साथ कई इश्यूज पर फ्यूड किया है। 5वां सवाल, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट कोई लॉ या ऑर्डिनेंस के थ्रू कोर्ट के ऑर्डर को बदल सकती है, जैसा कि इस दिल्ली वर्सेस एलजी वाले केस में कोशिश की जा रही है।
देखिए, इसका आंसर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन शॉर्ट में कहा जाए तो नो। कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा डिफाइंड स्कोप से बाहर पार्लियामेंट कोई भी लॉ पास नहीं कर सकता। इसका फेमस एग्जाम्पल है केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के स्कोप के बियॉन्ड जाकर लॉ नहीं बना सकता। केशवानंद भारती इंडियन सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए सबसे फेमस वर्डिक्ट्स में से एक है। यह ऑर्डर 24 अप्रैल 1973 को 13 जजों की बेंच द्वारा दिया गया था। 71 अलग अलग कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशंस को एनालाइज करके कोर्ट ने यह कंक्लूड किया था कि पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पावर्स लिमिटेड होती है। इसलिए पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड तो कर सकता है, लेकिन उसका मूल ढांचा यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर बदलने की हद तक नहीं कर सकता। और अगर ऐसी कोशिश की जाती है तो सुप्रीम कोर्ट ऐसे किसी लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी डिक्लेयर कर सकता है। और अपनी इसी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में एक नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन यानी एनजेसी बिल और 99th अमेंडमेंट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहराया था। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।